हेलो फ्रेंड, आईटी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग यूथ कंपटीशन के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने से पहले जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना इसे शेयर करें, क्योंकि इसी सीरीज में हम लोग एक प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपका एक टॉपिक और भी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइस, जो कि ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और सीएस ब्रांच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। दो प्रतिबाधाएँ Z1 बराबर 8.66 प्लस 5J और Z2 बराबर 14.14 माइनस 14.14J सीरीज में जुड़ी हुई है। सीरीज संयोजन का पावर गुणांक क्या होगा? पावर गुणांक का मतलब होता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, और पावर फैक्टर को हम कहते हैं फ्रेंड, देखते हैं, पावर फैक्टर को हम कास फाई कहते हैं। कास फाई हमें कैलकुलेट करना है। तो कास फाई कैलकुलेट का सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप देख लीजिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले आपका Z1 दिया है। Z1 बराबर दिया है 8.66 प्लस 5J। Z2 कितना दिया है? Z2 दिया है आपका 14.14 माइनस 14.14J। तो इसको अगर आप सीरीज में ऐड करेंगे तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल इम्पिडेंस क्या निकलता है, आप जानते हैं। ZT बराबर क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z2। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ZT यानी टोटल इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 22.80 माइनस 9.14J हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपका ZT आ गया है। तो एक प्रकार से आपका आर है और ए माइनस ए आपका यक्सी जे इंटू यक्सी ये हो गया। तो हम कह सकते हैं आर और सी आपके किस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए अब हम tan फाई का मान होता है यक्सी अपान आर। तो यक्सी की वैल्यू आप रखेंगे 9.14 अपान आर की वैल्यू रखेंगे 22.80, और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 21.84। ये आएगा आपको फाइव की वैल्यू। फाइव उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा इसका, और यहाँ पे कैल्सी का यूज़ करेंगे, फिर आपका आ जाएगा 21.84। तो यहाँ पे फाइव की वैल्यू आ गया तो हम कास फाइव की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कास 21.84 करेंगे, कैल्सी का यूज़ करेंगे तो 0.928, ये आपका पावर फैक्टर आ गया है। तो 9.8 तो हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रजिस्टर ऑफ 100 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एट 50 हर्ट्ज 200 वोल्ट सप्लाई। व्हाट इज द फेज एंगल एंड पावर फैक्टर? यहाँ पर भी फ्रेंड सेम क्वेश्चन है आपका। फेज एंगल का मतलब फाइव पूछा है, पावर फैक्टर का मतलब cos फाइव पूछा है। तो सेम वैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर भी। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपका आर का मान दिया है इन्होंने 100 ओम, सी का मान दिया है इन्होंने 50 माइक्रोफैरड, एफ दिया है 50 हर्ट्ज, वी दिया है 200 वोल्ट। ये आपस में सीरीज में कनेक्ट है, तो हम इसका सर्किट बना लेते हैं। आर है, सी है, एसी वोल्टेज कनेक्ट है। यहाँ पे 50, यहाँ पे 100 ओम, और यहाँ पे 50 माइक्रो फैरड। यहाँ पे 50 हर्ट्ज की
फ्रीक्वेंसी तथा 200 वोल्ट की सप्लाई है। तो यहाँ पर भी सेम अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जेड बराबर आपका आ जाएगा 100 माइनस जे। एक्सी के स्थान पे आपका यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 पाई एफ सी इसका फार्मूला होता है। तो 1/2 इंटू 3.14 गुणे 50 गुणे सी की वैल्यू रखेंगे। सी की वैल्यू आपका दिया हुआ है 50 माइक्रोफैरेड। अगर इसको कैलसी का यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे तो एक्सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 63.69 ओम। ठीक, तो यहाँ पे एक्सी की वैल्यू आ गई। तो फिर हमारा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा 100 माइनस 63.69 जे। अब क्या करना है फाई यानी फेज एंगल निकालना है। तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्सी बाई आर, ये फार्मूला होता है, या tan फाई बराबर होता है एक्सी बाई आर। तो यहाँ पे हम एक्सी के स्थान पे इस वैल्यू को रख देंगे, आर के स्थान पे इस वैल्यू को रख देंगे, कैलसी का यूज कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 32.49 लगभग। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 32.49, और कास फाई पावर फैक्टर कास फाई होता है, कास फाई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा लगभग, कैलसी का यूज़ कर लीजिए तो वो आ जाएगा 0.843। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम कहाँ पर लागू होता है? देखिए पहले ऑप्शन का सिर्फ चालक पर, कंडक्टर पर, अतिचालक, सुपर कंडक्टर, चालक और अर्धचालक, अर्धचालक। तो केवल हमारा किस पे लागू होता है? चालक पर, कंडक्टर पर। सेमी कंडक्टर पे नहीं होता। ये ऑप्शन इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, सुपर कंडक्टर पर नहीं होता। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल करंट सोर्स है, एक आदर्श धारा स्रोत है। तो फ्रेंड हमने पीछे भी देखा है कि एक आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या होता है आपका, तार मान लीजिए टूटा हुआ है, तार टूटा हुआ है तो यहाँ करंट नहीं जाएगा, ये आई एस हो गया। करंट नहीं जाएगा तो ओम का नियम क्या कहता है, आई बराबर वी बाई आर। और आर की वैल्यू अगर निकालेंगे वी अपान आई, आई की वैल्यू जीरो, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो आर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लार्ज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट नहीं, इनफाइनाइट, तो सी नंबर से हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन इंडिया इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड। इंडिया में, हमारे भारत में जो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे घरों में सप्लाई दी जाती है, तो आप खम्भों में देखते हो कितने वायर लगे होते हैं, 3 वायर लगे होते हैं। और कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। और एसी होता है, डीसी होता है, एसी आता है हमारे घरों में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। द नंबर ऑफ एटम इन ए फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल निकालने का एक तरीका होता है, हम लोग इसको मटेरियल साइंस में डीपली देखेंगे, फिर भी यहाँ पे हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझाने की। तो यहाँ पे फ्रेंड कह रहे हैं नंबर ऑफ एटम इन फेज सेंटर क्यूबिक। फेज सेंटर क्यूबिक क्या होता है, एक हम क्यूब लेते हैं, ठीक, एक क्यूब हमने बना दिया। अब क्या होगा कि इसके सभी कॉर्नर पे एटम रख देंगे, तो कितने एटम हो गए, 8। उसके बाद फेस, फेस का मतलब इसके सारे सतहों पे कितने सतह हैं, 6 सतह हैं। एक यहाँ पे, एक इस साइड, एक इधर, एक इधर, एक पीछे, एक फ्रंट पे। तो इसका अगर हम यूनिट से निकालते हैं तो वो एक फार्मूला होता है 1/8 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 1/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यूनिट सेल की वैल्यू आ जाएगी
8 से 8 कैंसिल हो जाएगी, 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदर्श वोल्टेज सोर्स के पास होता है, अभी हमने पीछे आइडियल करंट सोर्स देखा, अब यहाँ पे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स देखते हैं। देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, कुछ इस तरह से मान लीजिए। आइडियल वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हमेशा रजिस्टेंस लगता है, मान लीजिए 20 हो गया, और यहाँ पे अगर एक सिंपल हम तार लगा दें तो यहाँ पे देखिए सिंपल तार का रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि V बराबर I इंटू आर। ठीक फ्रेंड, और वोल्टेज कब जीरो होगा, जब सॉरी हाँ, आर बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या करेंगे हम, जीरो कर देंगे, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। यहाँ पे जीरो इसलिए किया जाता है क्योंकि सीरीज में ड्रॉप कम से कम हो तथा आउटपुट पर हमेशा हमें मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त हो, इसलिए क्या होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य रखा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा बल्ब न्यूनतम ऊर्जा पर चालित होगा। यहाँ पे 4 प्रकार के बल्ब दिए हैं, इसमें सबसे कम वोल्टेज किस में लगेगा, रात्रि बल्ब, नियान बल्ब, जीएलसी बल्ब, टार्च बल्ब। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, टार्च बल्ब हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टार्च बल्ब में 1.5 से 2 वोल्ट डीसी का यूज किया जाता है। लेकिन आजकल क्या होगा, आजकल सिंपल एलईडी आ गया है, तो इसमें हम 0.5 वोल्ट से भी ऑपरेट करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती है। ये फ्रेंड मटेरियल साइंस का टॉपिक, तो इसको हम आगे देखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, टीआईजी बिल्डिंग। इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन एक हमारा नॉन कंज्यूमल मटेरियल्स होता है, जो कि हमारे वायुमंडल में इनर्ट गैस से अपक्रिया करने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज 0 to 0.45. The first coil has an inductance of 75 millihenry and the second coil has an inductance of 105 millihenry. What is the mutual inductance between the coil? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स में देखते हैं दिया क्या है, फिर कैलकुलेट क्या करना है। तो यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल इज, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट दिया है, के की वैल्यू दिया है इन्होंने 0.45 माइनस 0 कर देंगे तो 0.45 ही आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इन्होंने दिया है इंडक्टेंस, फर्स्ट इंडक्टेंस, फर्स्ट कॉइल का इंडक्टेंस इन्होंने यानी L1 की वैल्यू दिया है इन्होंने 75 मिली हेनरी, L2 की वैल्यू दिया है इन्होंने 105 मिली हेनरी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमको करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला, एम बराबर फार्मूला हमारा होता है के L1 L2। तो सारे वैल्यू को रख दीजिए, यहाँ पे के की वैल्यू रख दीजिए 0.45 इंटू 75 इंटू 105 मिली हेनरी बाहर आ जाएगा। तो इसको हम अगर कैलकुलेट कर देंगे तो एम की वैल्यू हमारी आ जाएगी 39.9 मिली हेनरी। ये आपका फ्रेंड आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, द फॉलोइंग फिगर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल मटेरियल। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपका, एक डायग्राम दिया है कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के मध्य, ईजी का मतलब होता है एनर्जी के, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो इसमें ऑप्शन में किसका एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो हम देखते हैं, सिंपल है एकदम। सबसे पहले कंडक्टर का जो एनर्जी गैप होता है फ्रेंड, कुछ इस तरह से होता है, ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, नीचे वैलेंसी बैंड होता है, और एक दूसरे के क्या कर जाते हैं, ओवरलैप। तो यहाँ पे एनर्जी गैप की वैल्यू शून्य होती है, इसीलिए कंडक्टर में 0 केल्विन पे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंसुलेटर में क्या होता है कि करंट 0 केल्विन पे भी नहीं, 300 केल्विन पे भी नहीं, बहुत हाई वोल्टेज देने पर नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, क्योंकि इसके मध्य जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो लगभग 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे वैलेंसी बैंड में बॉन्ड बनाए रहते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या होता है कि इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के मध्य जो गैप होता है वो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि वह हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर के मध्य की कड़ी है, मतलब उसमें करंट फ्लो भी कराया जा सकता है, नहीं भी फ्लो कराया, क्योंकि 0 केल्विन में करंट फ्लो होगा नहीं। तो इसमें इसकी एनर्जी गैप कितनी होती है, ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है। ठीक फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को